हेलो एवरीवन। वीडियो के इस सीरीज़ में मैं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम जो 30 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था उसके जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो तरह से रिपीट करती है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हूबहू उठ करके आ जाते हैं और दूसरा कंसेप्ट रिपीट होते हैं। एक एक ऑप्शंस को यदि डिस्क्राइब करके एनालिसिस करके पढ़ करके एग्ज़ाम देने जाया जाए तो कंसेप्ट भी रिपीट होते हैं। तो इस कारण से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पीटी क्वालिफाई करने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस वर्किंग प्रिंसिपल है क्या? तो वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन राइट ऑप्शन सी होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? देखिए, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी मूव कर पाता है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड हो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्ट्रिंग के टेंशन से प्रोवाइड होता है वर्टिकल सर्किल के केस में, या फिर फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करता है जैसे किसी गोलंबर पे टर्न करते हैं वहाँ पे, या बैंकिंग ऑफ रोड भी प्रोवाइड कर देता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रोवाइड करता है जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर देता है। अब दूसरा केस देख लीजिए, यदि कोई ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है। जैसे सर्कुलर टर्निंग पे किसी व्हीकल से आप ट्रेवल करके जा रहे हैं तो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर के अपोजिट। तो कपड़े में जो डर्ट पार्टिकल है, मैल जो है, यदि उसको सर्कुलेट करवा दिया जाए यानी सर्कुलर पाथ पे मूव करवा दिया जाए तो डर्ट पार्टिकल यानी मैल के पार्टिकल जो हैं उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से वो कपड़े से अलग हो जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये कौन सा मेथड है? सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है मतलब स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसमें से? तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। राइट ऑप्शन ए होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हो, उनके पास डायरेक्शन नहीं हो, उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें, डेंसिटी, मास, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ का मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या यूँ कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो, उनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी है वेक्टर क्वांटिटी, और टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहा जाता है। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, और ये टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। तो ये चार मीडियम दिया गया है, वाटर, वैक्यूम, एयर एंड ग्लास। इनमें से मिनिमम स्पीड किस में होगा? तो देखिए, स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से भी यदि निकालें तो हो जाएगा सी बाई म्यू। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का भी लगभग 1 लेते हैं 1, और ग्लास का होता है 1.5। तो इस फार्मूला को देखिए, V इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ये बता रहा है फार्मूला कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट का स्पीड मिनिमम होगा। तो इन चारों में से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सबसे ज़्यादा है, तो इस मीडियम में यानी ग्लास में लाइट का स्पीड सबसे मिनिमम होगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पाइनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल। ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन सेम रहेगा, या बी डबल्ड हो जाएगा। तो जिस तरीक़े से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया नहीं गया है। जैसे एक फार्मूला होता है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये पोल हो गया और ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। हम जब अर्थ सरफेस पे बैठे हैं तो अर्थ के सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए कोई पर्सन इक्वेटर पे बैठा हुआ है, तो इक्वेटर पे बैठा हुआ है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। मतलब इसका वेट जो है अर्थ के सेंटर की ओर वर्क कर रहा है। और चूंकि ऑब्जर्वर जो है यानी हम जो है खुद सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, जब अर्थ रोटेट करेगी तो अर्थ के सरफेस पे जो भी पार्टिकल होंगे सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, और जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो उनका मोशन जो है एक्सेलरेटेड हो जाएगा। और एक्सेलरेटेड मोशन जो ही आया, यानी कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी ऑब्जर्वर इटसेल्फ यदि एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। इस केस में स्यूडो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगेगा। कितना वैल्यू होगा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर जो है अर्थ का रेडियस है, ओमेगा रोटेशनल स्पीड ऑफ दी अर्थ है, एम क्या है? मास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो सेंटर की ओर एम जी फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर एम जी। तो अब वेट कितना हो जाएगा? वेट क्या होता है? नेट जो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वहीं उसका वेट होगा। तो वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एम जी अंदर की ओर लग रहा है और एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की ओर लग रहा है। यहाँ पे एम यदि आप कॉमन ले लें यहाँ पे तो हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से देख लीजिए, ये फार्मूला क्लियरली बता रहा है कि जैसे जैसे रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज होगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का मास जो है, सॉरी मास नहीं, वेट डिक्रीज करते चला जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। मतलब ये रहा कि अर्थ का रोटेशनल स्पीड जब इंक्रीज होगा तो अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? सबसे फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने स्पीड को डिफाइन किया था? तो जनरली लोग कहेंगे कि न्यूटन के लॉ आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ आता है, तो न्यूटन डिफाइन किया होगा। नहीं, आप यदि 9th क्लास के साइंस की बुक पढ़ें और 11th क्लास के साइंस की बुक, फिजिक्स की बुक पढ़ें, तो वहाँ पे गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है इंक्लाइन प्लेन पे दिया गया है। किसी ऑब्जेक्ट को जब जस्ट छोड़ देते हैं मोशन के लिए इंक्लाइन प्लेन पे, तो मूव करने लगता है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करते करते एक टाइम पे आता है जब रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? उसको उसके मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। यदि फ्रिक्शन नहीं रहता यानी उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता तो ये चलते चला जाता, कभी रुकता ही नहीं। मतलब ये रहा कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एक फोर्स लग रहा है तभी रुक रहा है। तो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली वो मूव करते ही चला जाएगा यदि कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये रहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है यानी मूव कर रहा है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, ये गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है। ज़रा न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लीजिए आप लोग। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी सेम चीज़ें कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बनाया किससे? गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था उससे। गैलीलियो ने ही सबसे पहले मोशन को डिफाइन किया था, न्यूटन ने नहीं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। तो आप लोग तो जानते ही होंगे न्यूटन के जो है मोशन से रिलेटेड 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ बता ही दिया। सेकेंड लॉ का आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, वो होता है सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ का आता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, थर्ड लॉ है। एक और है ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है। वो कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है और जो
उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स, वह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। केपलर के 3 लॉ हैं। केपलर के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लेनेट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। तो जब इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है तो इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। तो एक फोकस पे सन रहता है और ये इलिप्टिकल पाथ पे प्लेनेट मूव करते रहता है। ये फर्स्ट लॉ है केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये रहा कि मान लीजिए ये प्लेनेट है और ये सन है, तो सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। मान लीजिए 5 घंटे में ये ए से बी चली गई और अगले फिर 5 घंटे में ये सी से यहाँ डी तक आ जाती है, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। मतलब 5 घंटे में ए से बी तक जाने में जो कवर हुआ है एरिया वो, और अगले 5 घंटे में सी से डी तक जाने में कवर एरिया जो कवर हुआ है वो दोनों इक्वल होंगे। थर्ड लॉ कहता है केपलर का थर्ड लॉ कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो ये केपलर के 3 लॉ हो गए। टोलेमी एक विवादित कंट्रोवर्शियल एस्ट्रोलॉजर रहे, यूँ कहें कि साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का इनके पास नॉलेज था। तो इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। ये एस्ट्रोलॉजर भी रहे। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या था? गैलीलियो या फिर कोपरनिकस, सबसे पहले कोपरनिकस और देन गैलीलियो ने इस बात को कहा कि सन रेस्ट में है, अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। मतलब इन लोगों ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया था, लेकिन उससे पहले दुनिया जानती थी जियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में। मतलब अर्थ जो है रेस्ट में है, सन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इसी प्रिंसिपल को, जियोसेंट्रिक मॉडल को टोलेमी ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इसलिए इनका व्यक्तित्व जो है विवादित रहा था। Next question, what is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules? तो इसमें से वो है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, मान लीजिए कि हम 3 गैसेस लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 गैसेस लेते हैं। यदि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लीजिए तीनों का, तो 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में उतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इक्वल वॉल्यूम में, यदि टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन की वजह से जो फोर्स जन्म लेता है उसी को कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट। जैसे अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स उत्पन्न होता है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। इसी कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से वो नदर्न हेमीस्फीयर हो या सदर्न हेमीस्फीयर हो, जो विंड डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये है कोरियोलिस इफेक्ट। और पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी कंटेनर में मान लीजिए कि कोई फ्लूइड रखा गया है, कोई लिक्विड रखा गया है, तो कंटेनर के किसी एक पॉइंट पे यदि प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है तो उतने ही अमाउंट में हर जगह प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। ये है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का दूसरा फॉर्म ये है कि सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल रहता है। जैसे ये लेवल और ये लेवल इस कंटेनर का सेम लेवल है, तो इन दोनों जगहों पे प्रेशर सेम होगा। और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। इसका मतलब ये रहा कि जो हेवियर गैसेस हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा और जो लाइटर गैसेस हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय व्हिच साइंटिस्ट? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेजेंट किया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। राइट ऑप्शन ए होगा। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि
न्यूटन का जो मैकेनिक्स है, न्यूटन के जो लॉ हैं या जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है, वो दो जगहों पे न्यूटन का जो लॉ है वो दो जगहों पे आकर के फेल कर जाता है। कहाँ पे? जब पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल हो, और दूसरा जहाँ पे पार्टिकल जो है लाइट के स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। पार्टिकल जो है लाइट के स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। लाइट के स्पीड नहीं, उसके कंपरेबल स्पीड से भी कह सकते हैं, उसके कंपरेबल स्पीड से मूव करने लगता है। तो इन दो जगहों पे जाकर के न्यूटन का लॉ फेल कर जाता है। तो जब स्मॉलर पार्टिकल हों, यानी इनका मास, इनका साइज बहुत ही स्मॉलर हो, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, उस पर न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है अच्छे से। तो इसके लिए फिजिक्स का अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। और दूसरा जो है, जब कोई भी पार्टिकल लाइट के कंपरेबल स्पीड से मूव करने लगता है तो उसके लिए फिजिक्स का एक अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट को डेवलप किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइजैक न्यूटन, न्यूटन का 3 लॉ है, वो ग्रेविटेशन के फील्ड में भी इन्होंने काम किया। स्टीफन हॉकिंस जो थे वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बुक लिखा है। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन्होंने लिखा, इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है, 1988 में इन्होंने लिखा था। और इसके अलावा एक और बुक बहुत ही फेमस है, वो है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसको उन्होंने स्टीफन हॉकिंस ने 2002 में लिखा था। और उसके बाद में है डी ऑप्शन में मैरी क्यूरी। देखिए, यदि रेडियो एक्टिविटी की हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैक्वेरेल ने। तो जब हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी दोनों को उत्सुकता जगी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में और चीज़ें जाना जाए और चीज़ों की खोज किया जाए। तो उसी के क्रम में इन्होंने रेडियम एंड पोलोनियम नामक 2 एलिमेंट की खोज किया, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की इन्होंने। तो और मैरी क्यूरी पहली ऐसी साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। तो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फिनोमिनन। तो जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, वायर के इस लेफ्ट इंड का टेम्परेचर यदि T1 रख दिया जाए और राइट इंड का टेम्परेचर T2 रख दिया जाए, मतलब दोनों इंड अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तो इन दोनों इंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये जो फिनोमिनन है इसी को कहा जाता है थॉमसन इफेक्ट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थॉमसन इफेक्ट। और दूसरी बात यह है, दूसरा ऑप्शन जो है जूल इफेक्ट क्या कहलाता है? यहाँ राइट ऑप्शन ए है। जूल इफेक्ट क्या कहलाता है? जब किसी कंडक्टिंग वायर में रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस होने की वजह से वहाँ हीट जनरेट होता है। तो जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कराया जाता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट जो फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। मतलब रेसिस्टेंस वायर का ज़्यादा है तो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मतलब ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो कराया गया तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा निश्चित रूप से। तो इस तरीक़ा से फार्मूला निकल करके आता है H = I²RT। इसको जूल लॉ कहिए, जूल इफेक्ट कहिए, ये होता है। तो जूल इफेक्ट ये हो गया। तीसरी बात क्या है? तीसरा जो है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट ये कह रहा है कि जब 2 वायर ले लीजिए अलग अलग मटेरियल का, मान लीजिए हमने लिया एक एल्युमिनियम ले लिया, या फिर कॉपर ले लीजिए, इसको कॉपर ले लीजिए, और इसको सिल्वर ले लीजिए, यहाँ पे ये सिल्वर Ag ले लीजिए। दोनों इंड जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर यदि हम अलग अलग रख दें, यहाँ का टेम्परेचर T1 रख दें और यहाँ का टेम्परेचर T2 रख दें, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगता है, और इसी को कहा जाता है सीबेक इफेक्ट। और पेल्टियर इफेक्ट क्या है? सीबेक इफेक्ट का जस्ट उल्टा है। मतलब ये कहता है कि यदि दोनों मटेरियल के, अलग अलग मटेरियल के बने हुए 2 वायर को ज्वाइंट करके और इसमें करंट फ्लो कराया जाए, तो ये ज्वाइंट वाला जो पॉइंट्स है, दोनों ही पॉइंट्स पे टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये है पेल्टियर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? तो देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे
इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह हम लोग जब खरीदते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे मिलता था, एक लेंस मिलता था जिससे जो भी बुक में अक्षर लिखा गया रहता था उसको देखते थे तो बड़ा दिखता था। वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। या कोई अपना भविष्य दिखाने के लिए जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, तो वो भी एक लेंस का यूज करता है और हाथों की रेखाओं को देखता है, तो वो भी है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या चीज़ से बना हुआ होता है, तो देखिए उसके फंक्शन से आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कर क्या रहा है, चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहा है। तो चीज़ों को बड़ा करके, यदि कनकेव लेंस हम ले लें तो इसमें इरेक्ट और वर्चुअल इमेज तो बनता है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन वहीं यदि कन्वेक्स लेंस ले लिया जाए, बाई कन्वेक्स लेंस ले लिया जाए, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका लार्जर इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमें करना क्या है, चीज़ों को, जो भी अक्षर है, जो भी चीज़ है, उसको बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है। तो किसका यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। पैरामैग्नेटिक थ्योरी, देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जो भी एलिमेंट दिया गया उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यदि डायग्राम ड्रॉ किया जाए और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब उस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होती है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्बिटल में यदि ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिस एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, इस केस में यहाँ पे प्लेटिनम हो गया, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं निकिल की यदि बात किया जाए और मरकरी की बात किया जाए तो निकिल और मरकरी दोनों जो है डायामैग्नेटिज्म को शो करते हैं। डायामैग्नेटिज्म को इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने पे इनके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं। इस कारण से निकिल हो गया या फिर मरकरी हो गया, डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। इसके अलावा यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन तीनों तरह के मटेरियल को हम रखें, जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल पे हम क्या करें कि डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल, इस पे यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, भेजा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा ये डायामैग्नेटिक मटेरियल। वहीं यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो ये अट्रैक्ट करता है, स्मॉलर अट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, अट्रैक्ट करता है। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है ये पैरामैग्नेटिक। और वहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे यदि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इसमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो क्राउडिंग ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अब देख लीजिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल में रिपल्सन हो रहा है तो इसमें मैग्नेटाइजेशन तो होगा, लेकिन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है डायामैग्नेटिक मटेरियल में अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात किया जाए तो इसमें स्मॉलर अट्रैक्शन है, दैट्स वाई इसमें मैग्नेटाइजेशन तो होगा लेकिन एक वीक मैग्नेटाइजेशन होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजेशन होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू किस में अप्लाई होगा, प्लेटिनम के केस में अप्लाई होगा क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसके थ्रू उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस जैसे मान लीजिए कि ये एटम का न्यूक्लियस है तो इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर जो है ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो
इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है स्लाइटली हेवियर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा पाया जाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड। तो मेटल को जो उसमें गैंग प्रेजेंट होता है, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला करके ब्लास्ट फर्नेस में जब उसको हीट किया जाता है, हीटेड मतलब गर्म किया जाता है, तो उसी को स्मेल्टिंग कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। और रोस्टिंग क्या होता है? ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? रोस्टिंग के केस में। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे गर्म करके ऑक्साइड में चेंज करना रोस्टिंग होता है ये। और कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन, इसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में गर्म किया जाता है, और को ऑक्सीजन के अब्सेंस में गर्म किया जाता है, ये है कैल्सिनेशन। अब फ्रोथफोलिटेशन क्या होता है? देखिए, दो तरह के एजेंट, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर के साथ जुड़े रहें, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से दूर जाएं। तो इस तरह के जो हैं एलिमेंट्स, इस तरह के मिक्सचर जिसमें कुछ हाइड्रोफोबिक हो और कुछ हाइड्रोफिलिक हो, तो उनको अलग अलग करने के लिए ये फ्रोथफ्लोटेशन का मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ओर को कंसंट्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ओर को पाउडर के फॉर्म में बना लिया जाता है। उसके बाद में इसका फ्रोथ यानी झाग बनाया जाता है। झाग बनाया जाता है तो इससे जो गैंग होते हैं वो और अलग अलग हो जाते हैं। तो फ्रोथफोलिटेशन मेथड ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। तो ब्रास जो है एलॉय है जिंक एंड कॉपर का। जिंक एंड कॉपर का एलॉय है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विकलाइम। तो क्विकलाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। जब इसी को वाटर में मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहा जाता है सेलेक्ट लाइम। यानी क्विकलाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट्स। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या? तो देखिए, आयरन जो है मॉइस्चर के प्रेजेंट में ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है, मॉइस्चर के प्रेजेंट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बना लेता है Fe2O3। Fe2O3। तो आयरन के ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है, बन जाता है आयरन पे, इसी को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो आयरन का ऑक्साइड जब बनेगा, लेयर एक बनेगा, उसमें आया कहाँ से? बाहर से एलिमेंट्स आए हैं ना, ऑक्सीजन बाहर से आया है और मॉइस्चर बाहर से आया है, तो और नया सब्सटेंस, एक नया लेयर बन गया है, तो निश्चित रूप से इसका वेट इंक्रीज होगा। वेट इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लोगों ने अपने अपने तरह से दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि शुरू में वेट इंक्रीज करेगा, बाद में डिक्रीज कर जाएगा। कुछ लोगों का कहना था। बीपीएससी ने माना कि ये लंबे समय तक इंक्रीज होगा इसका वेट। तो या तो इंक्रीजेज फॉर लॉन्ग टाइम आप कह दीजिए, या फिर मार्केट में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा, तो उस पे चले जाइए आप, या तो सी पे जाइए या फिर ए पे जाइए। बीपीएससी ने इसका आंसर ए किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट मेटल। तो व्हाइट मेटल किसको कहा जाता है? तो देखिए, व्हाइट मेटल कोई एक मेटल है नहीं, ये मेटल के एलॉयज का एक सीरीज है जिसमें एंटीमनी, टीन, लेड, कैडमियम, बिस्मथ एंड जिंक, इन सब के एलॉय का एक सीरीज है, उसको कहा जाता है वाइट मेटल। तो इसमें न तो कोई प्लेटिनम होगा और न ही कोई अदर होगा, तो इसमें से ई ऑप्शन होगा, नन ऑफ दी एबव, या मोर देन वन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। बिल्कुल, नोबल मेटल्स उस मेटल्स को कहा जाता है जो लेस रिएक्टिव होते हैं और प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल्स ऑफ नोबल मेटल। बिल्कुल नहीं, यूरेनियम एंड लेड नोबल मेटल में नहीं आता है। कौन कौन से? गोल्ड वगैरह आता है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आते हैं नोबल मेटल्स में आते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, सिर्फ सही है स्टेटमेंट 1। सो 1 ओनली, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बिल्कुल, एक प्योर वाटर है, मान लीजिए किसी कंटेनर में प्योर वाटर है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें कोई इम्प्यूरिटी हम मिला दें, जैसे सॉल्ट वगैरह मिला दीजिए, इसमें इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, तो इम्प्यूरिटी मिला देने से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। मतलब सॉल्ट यदि मिला दिया तो वो 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बॉयल करेगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था, अब माइनस में टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो स्टेटमेंट ए सही है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है। व्हेन मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। देखिए यहाँ पे प्योर वाटर जो है, इसको प्योर वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व किया गया है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन मिथाइल एल्कोहल को यदि ऐड करेंगे, मिलाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बिल्कुल डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल एल्कोहल जो है एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब ये वेपोराइज होगा, वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो जैसे मान लीजिए दोनों वोलेटाइल है, यहाँ पे वाटर एक कंटेनर में रखा गया है, इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, और दूसरे कंटेनर में यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल रखा गया है, मिथाइल एल्कोहल, इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, इसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ A1 and 2 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में मेनली जो होता है मीथेन होता है। कितना परसेंट? 55 to 70% मीथेन होता है और 30 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और अमोनिया भी होता है। मेनली मीथेन होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू द बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। तो उससे रेड कलर निकलता है, किससे? स्ट्रोंशियम से। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से रेड कलर निकलता है। और यदि ऑरेंज कलर का निकालना हो तो उसमें यूज किया जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। येलो कलर निकालना हो तो सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाएगा। ग्रीन कलर निकालना हो तो बेरियम क्लोराइड का, और ब्लू कलर निकालना हो तो कॉपर क्लोराइड का यूज किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, रेड कलर के लिए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट कॉल्ड। सॉल्ट लविंग प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहा जाता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जीरोफाइट क्या कहलाता है? जीरोफाइट कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? जो ड्राई हैबिटेट में उगते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट। अब मेजोफाइट्स क्या होते हैं? ये मेजोफाइट्स वैसे जगहों पे उगते हैं जहाँ पे न तो ड्राई हो और ना ही वेट हो, मतलब न तो ज़्यादा सूखा हुआ जगह हो और ना ही ज़्यादा भीगा हुआ जगह हो, वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स जो हैं मेजोफाइट्स कहलाते हैं। और ग्लाइकोफाइट्स क्या होते हैं? ग्लाइकोफाइट्स इस तरह के जो प्लांट्स है वहीं पे उगते हैं जहाँ पे सोडियम सॉल्ट बहुत ही कम होता है। सोडियम सॉल्ट कम वाले जगहों पे जो प्लांट्स उगते हैं उनको कहा जाता है ग्लाइकोफाइट्स। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी आर प्लांट्स दैट लैक ऑफ क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स वाई ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। सो यहाँ पे यदि देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। ये मेनली सॉइल से रिसीव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल से, राइट ऑप्शन डी होगा। कौन कौन से? लगभग ये 13 जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से रिसीव करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन, फर, स्प्रूस, केडर, लार्च एंड cypress are the famous timber yielding plants of which several also occur widely in the hilly region of India. All these belongs to. तो इनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म नहीं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म किस तरह के प्लांट्स होते हैं? जिम्नोस्पर्म उन तरह के प्लांट्स को कहा जाता है जिनके सीड उनके फ्रूट में पनपने और बंद होने की बजाय, फ्रूट में पनपने और बंद होने की बजाय जो उनकी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उनमें ये नग्न अवस्था में होते हैं। ये ऐसे ही होते हैं, नग्न खुले अवस्था में होते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म, in these plants a seed is produced by flowering plant and is enclosed within an ovary. और in gymnosperms are a group of seed producing plants that includes cycads, ginkgo, ginophytes and coniferous। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड। स्कर्वी जो होता है थायमीन की डिफिशियंसी से नहीं होता है, मतलब विटामिन B1 की डिफिशियंसी से नहीं होता है, थायमीन की डिफिशियंसी से बेरी बेरी नाम का डिजीज होता है, बेरी बेरी। स्कर्वी किसके डिफिशियंसी से होता है? विटामिन C के डिफिशियंसी से। विटामिन C का जो केमिकल नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, उसी के डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है। ट्यूबरकुलोसिस का जो टीका है उसका नाम है BCG। टेटनस का टीका का नाम BCG नहीं है, तो ये करेक्टली मैच तीनों नहीं है। मलेरिया का जो दवा है, मेडिसिन है, उसका इलाज क्लोरोक्विन से किया जाता है, तो क्लोरोक्विन जो है मलेरिया का दवा है। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, यही सही है, करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स इज। तो अर्थवर्म में रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो इनका ब्लड रेड क्यों होता है? इन अर्थवर्म द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ऑफ ए क्लोज टाइप। द कलर ऑफ द अर्थवर्म्स ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर। तो एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? जैसे अभी बताए थे, ताल, TAL, ताल, T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज और L से लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का। और एमाइलेज जो है किसका डाइजेशन करता है? एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका करता है? लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन करता है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत जिन्होंने किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा 30 सितंबर 2022 को कंडक्ट हुए BPSC 67th री एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से जनरल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।